नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। मित्रों, आप देख ही रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, बड़ी नेता सर्वा बहन मायावती बुरी तरह से तिलमिलाई हुई हैं, बौखलाई हुई हैं और उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साध रखा है। तीखे तेवरों के साथ उस पर हमला कर रही हैं, लगभग ठीक उसी अंदाज में जैसे नरेंद्र मोदी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करती हैं, वैसे वो भी कर रही हैं, ये कहते हुए कि मज़दूरों की अगर ये समस्या है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उसने 60-70 सालों में कुछ नहीं किया। तो जाहिर है कि उनके इस अंदाज की वजह से वो ऐसा लग रहा है जैसे वो बीजेपी के एक नेता की तरह बोल रही हैं और इसीलिए बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहन मायावती अब अपना हाथ ही बीजेपी के अस्तबल में बांधने जा रही हैं, उससे समझौता करने जा रही हैं। हालांकि इस खतरे को भांपते हुए मायावती ने तुरंत बैलेंस करने के लिए एक पत्थर बीजेपी की तरफ भी उछाल दिया, लेकिन जाहिर है कि इस अंदाज में कि उसको कोई चोट न लगे। उसके निशाने पर कांग्रेस ही थी, क्योंकि कांग्रेस से वो ज़्यादा परेशान लग रही हैं और ख़ास तौर पर इसलिए कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने मज़दूरों की वापसी के लिए 1000 बसों का प्रस्ताव रखा और उसको लेकर 3-4 दिनों तक भयानक मीडिया कवरेज हुआ और उसमें जाहिर है कि प्रियंका गांधी का थोड़ा कद भी बढ़ा, ख़ास तौर से यूपी में। तो ये जो यूपी में प्रियंका गांधी के कद बढ़ने की बात है, उसने मायावती के लिए खतरे की घंटी सुनाई दी मायावती को और वो उससे चौकन्नी हो गई और उन्होंने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश का वोटर प्रियंका गांधी में नई उम्मीद देखने लगे, उनकी तरफ जाने लगे। अब ये तो सभी मानते हैं कि प्रियंका गांधी में थोड़ी एक ख़ास तरह की चमक है, आकर्षण है और वो मतदाताओं को लुभा भी सकती हैं। तो ये एक खतरा उन्होंने देखा। मायावती ने राहुल गांधी के वीडियो पर भी हमला किया, उनको ड्रामेबाज बताया और कांग्रेस पर भी उस बहाने हमला किया। अब देखिए कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिस पर मायावती को रिएक्ट करना चाहिए था। इतने बड़े बड़े इशू हुए, मायावती चुप रहती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, या बोलती भी हैं तो बहुत रुक कर बाद में बोलती हैं, नापातुला बोलती हैं। और जब भी बोली हैं उनके टारगेट पर ज़्यादातर कांग्रेस रही है। बीजेपी की तरफ जब हमले हुए हैं तो वो बैलेंस करने की एक रणनीति के तहत होते दिखे हैं। तो बीजेपी के प्रति वो उतनी हमलावर नहीं रही जितनी कांग्रेस के प्रति रही हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को वो नंबर 1 की एनिमी मानती हैं। अब हो ये रहा है कि इस वजह से जो कुछ भी हुआ है, राहुल गांधी के वीडियो की वजह से जो माहौल बना या प्रियंका गांधी की वजह से बना, उससे बीएसपी को और मायावती को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस यूपी में अब लीड ले रही है, उनसे आगे निकल रही है, बढ़त ले रही है। उन्हें लगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा मज़दूर बाहर काम करते हैं और अगर वो मज़दूर कांग्रेस की तरफ आकर्षित हुए तो उनका जनाधार भी हिले बिना नहीं रहेगा। लेकिन विडंबना ये देखिए कि बहन मायावती ने इन मज़दूरों के बारे में अपने तरफ से पहले कोई टिप्पणी नहीं की, उनकी पीड़ा पर कुछ नहीं कहा, उनके लौटने का इंतज़ाम होना चाहिए, खाने पीने का इंतज़ाम होना चाहिए, उसके प्रति अपनी चिंता उन्होंने पहले उस तरह से नहीं जताई। जब कांग्रेस इस तरह से सक्रिय हो गई और मुद्दे कांग्रेस के इर्द गिर्द बनने लगे तो वो एकदम से बोलने पर आमादा हो गई। अब ये सही है कि हर राजनीतिक दल अपने प्रतिद्वंद्वी दल को एक्सपोज करने में लगता है, उसको छोटा बताने में लगता है, उसको जहाँ तक हो सके नुकसान पहुँचाने में की कोशिश करता है, ताकि अपनी जो जनाधार है उसको मजबूत किया जाए, उसके जनाधार को कमज़ोर किया जाए। तो ये वो कर रही थी, इसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन इससे भी आगे हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम बीएसपी और मायावती के बारे में बात कर रहे हैं तो ये है कि मायावती लगातार गलतियों पर गलतियां कर रही हैं।
उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो ये कि कांग्रेस पर जो अगर वो हमला करती हैं तो उनके एजेंडे में भले ही ना हो कि वो बीजेपी की तरफ जाएं, लेकिन संदेश यही जाता है कि वो बीजेपी के साथ खड़े होने की तैयारी कर रही हैं। इससे उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो वो दलित मुस्लिम गठजोड़ बना के चलने की कोशिश करती हैं उसमें से मुसलमान छिटक जाता है। इसके विकल्प के तौर पे उन्होंने कुछ समय पहले दलित ब्राह्मण गठजोड़ बनाने की कोशिश की थी और उससे फ़ायदा भी हुआ था, वो सत्ता में भी आई थी। लेकिन अब उस दलित ब्राह्मण गठजोड़ की गुंजाइश पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, क्योंकि तमाम ब्राह्मण बीजेपी में जाकर पद्मासन लगाकर बैठ गए हैं और वो हिलने डुलने वाले नहीं हैं। अब वो न बीएसपी की तरफ आने वाले हैं, न कांग्रेस की तरफ आने वाले हैं। उनके लिए अभी का ठिकाना ठौर बीजेपी ही है और वो वहाँ जमे रहेंगे। तो अब बहन जी अगर मुसलमानों को खो देती हैं तो उनके पास क्या बचता है? दलित नहीं, दलित भी अब उनके पास नहीं रह गया है, क्योंकि दलित में भी अब वो केवल जाटो जाति जो है दलितों की, उसी की नेता रह गई हैं। चमार और दूसरी जो जातियां हैं वो धीरे धीरे छिटक कर उससे दूर हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरह से उनको जोड़कर रखने की कोई कोशिश ही नहीं, कोई सक्रियता ही नहीं दिखाई। काशीराम ने जो गठजोड़ बनाया था दलितों का, अति पिछड़ी जातियों का और अल्पसंख्यकों का, वो कब का बिखर गया, क्योंकि मायावती ने बहुजन से जब सर्वजन की तरफ जाने की कोशिश की तो वो जो गठबंधन है वो हिल गया। और अति पिछड़ी जातियाँ तो खैर अब बड़े पैमाने पर पिछले चुनाव में बीजेपी अपने साथ ले गई है। अब समाजवादी पार्टी केवल यादव की पार्टी रह गई है, या एक दो और जो पिछड़ी जातियाँ वो उसके साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी भी कमज़ोर हो गई। और जहाँ तक बीएसपी का ताल्लुक है तो वो भी अब दलितों की पूरे दलितों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी नहीं रह गई, क्योंकि वो भी टूट फूट गए हैं। अब ऐसा क्यों कर रही हैं बीएसपी मायावती, ये समझने की बात है कि क्या उनको लग रहा है कि इस तरह करने से दलित उनके पास वापस लौट आएगा। यहाँ एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी चाहिए कि इस बीच में उत्तर प्रदेश में एक और अभियान शुरू हुआ है, एक और प्रयोग शुरू हुआ और एक और नेता उठकर खड़ा हो गया है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के। उन्होंने भी दलितों में अच्छी खासी पैठ बना ली है, एक तो अपनी दबंगता की वजह से, एक अपनी सक्रियता की वजह से, अपने जुझारूपन की वजह से, और वो ज़्यादा मुखर हैं, ज़्यादा सक्रिय हैं दलितों के बीच में, जबकि इसके ठीक उलट बीएसपी और मायावती उस तरह से सक्रिय नहीं हैं। तो जाहिर है कि मायावती को ये दूसरा खतरा भी दिख रहा है, और इस खतरे में कांग्रेस का खतरा भी जुड़ता है, क्योंकि प्रियंका गांधी चंद्रशेखर आज़ाद से मिल चुकी हैं, और ये भी चल रहा है कि हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भीम आर्मी और कांग्रेस आने वाले चुनाव में गठबंधन कर ले। तो अगर ये गठबंधन होता है तो ये बीएसपी के लिए, मायावती के लिए तो बहुत ही ख़तरे की बात है, क्योंकि उनका सफाया हो सकता है और उनको बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अब वो एक क्रेडिबल लीडर नहीं रह गई हैं। उन पर करप्शन के बहुत सारे आरोप हैं, वो जिस तरह की 5 सितारा ज़िंदगी जीती हैं उसको लेकर भी बहुत सारी कहानियाँ बनती रहती हैं। तो इस वजह से अब जो उनकी क्रेडिबिलिटी है दलितों के बीच में, वो आज से जो 10 साल पहले थी वो वैसी नहीं रह गई है। और भीम आर्मी के जो नेता उभर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद, वो जाहिर है कि अभी नए हैं, उत्साह में भरे हुए हैं और सक्रिय हैं। तो ये एक खतरा और बड़ा सा मायावती के सामने है। अब मायावती इन चैलेंजेस को देख रही हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं, कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही, बस कांग्रेस पर अटैक कर रही हैं। भीम आर्मी पर भी अटैक किया उन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद पर भी अटैक किया है। इसके अलावा वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो कारण ये हो सकता है कि अब खुद मायावती सुविधावादी राजनीति की आदी हो गई हैं, अब उससे इतना मेहनत होती नहीं है, और उनको लग रहा है कि शायद इतना आत्मविश्वास है कि वो सारे दलित घूम फिर कर वापस उन्हीं की झोली में आएंगे। एक तो वजह ये हो सकती है। दूसरी जो बड़ी वजह है और जो बार बार दोहराई जाती है वो ये है कि वो ब्लैकमेल हो रही हैं केंद्र सरकार के हाथों। कहा यह जाता है कि उनकी बहुत सारी फाइलें करप्शन की, झूठे सच्चे आरोपों की, वो केंद्र सरकार के पास हैं और वो उन पर दबाव बनाता रहता है उनके हिसाब से गोटियां आगे बढ़ाने के लिए। यानी उसने कहा तो कांग्रेस पर हमला करेंगी मायावती, और नहीं तो अपने
घर में सुरक्षित बैठी हुई हैं, वो कुछ हलचल नहीं करेंगी। बीजेपी के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं ही होंगी, भले ही वो बीच बीच में कुछ बयान देकर थोड़ा सा ये माहौल बनाए रखने की कोशिश करती हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं हैं। अलबत्ता ये दबाव उन पर है, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, इसकी ऐसे मानने का एक आधार ये भी है कि योगी राज में पिछले 3 सालों में दलितों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार बढ़ा है। यूपी में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं जिनमें मायावती को एक दलित नेता होने की वजह से रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही हैं। वो लोगों से मिलने भी नहीं जाती हैं, वो कोई मोर्चा, कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन में हिस्सा भी नहीं लेती हैं। तो वो उनकी राजनीति का पूरा जो रूप है वो बदल चुका है, और ये इस तरह की राजनीति से वो अपने वोट बैंक को न मजबूत कर सकती हैं, इंटैक्ट रख सकती हैं, और ना ही आगे बढ़ा सकती हैं। तो एक मोर्चा जो दलित राजनीति के जो तेवर हैं वो उनके सिरे से गायब हो गए हैं। ठीक है, वो पुराना ज़माना था तराजू तलवार वाला, लेकिन वो उसकी वापसी नहीं चाहते, लेकिन उन्हें तो सक्रियता दिखानी पड़ेगी, आक्रामकता दिखानी पड़ेगी, और गायब है। तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो एक ब्लैकमेल में कहीं न फंस गई हों केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार कभी भी सीबीआई, इनकम टैक्स वगैरह के ज़रिए छापे डलवा सकती है, उनको अरेस्ट भी करवा सकती है, और 6, 8, 10 महीने जेल में रख भी सकती है। तो इससे घबराई मायावती ये सब नहीं कर रही हैं, और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी विरासत अब अपने भाई आनंद और अपने भतीजे आकाश को सौंप दी है, और अब वही पार्टी को चला रहे हैं। अब देखिए कि ऐसा करने के लिए उन्होंने पार्टी का संविधान भी बदल दिया। पार्टी के संविधान में ये बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कि कोई भी नेता अपने भाई भतीजों को संगठन में इस तरह के पदों में बैठाएगा, लेकिन उन्होंने बैठाया। तो अब बीएसपी का एक चरित्र ये कुनबा परस्ती वाला भी हो गया है, भाई भतीजा वाद वाला भी हो गया है। एक परिवारवाद, वंशवाद वाली राजनीति में भी वो पार्टी फंस के रह गई है। अब वो दलितों की पार्टी नहीं रह गई, मायावती एंड कंपनी की पार्टी बन गई है। अब जो पिछले 5 साल से मायावती सक्रिय नहीं है, केवल बयान की राजनीति करती हैं, केवल चुनाव के दौरान कुछ रैलियां करती हैं, और उतने से ही ये उम्मीद करती हैं कि उनकी झोली भर जाएगी और वो बड़े कद की नेता बनेंगी, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, और कभी दांव लग गया तो केंद्र में प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। तो उसकी गुंजाइश इस राजनीति से नहीं होगी। राजनीति बदल गई है, बहुत सक्रियता मांगती है, सोशल मीडिया पर सक्रियता, ज़मीन पर सक्रियता, हर स्तर पर, और वो उनकी पार्टी में और उनके कामकाज की शैली में नहीं दिख रही। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब मायावती की राजनीति एक अंधे मोड़ पर पहुंच गई है, वो ऐसे गड्ढे में गिर गई है जहां से निकालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल तो है, लेकिन ये मान लेना कि मायावती का अध्याय अब दलित राजनीति में ख़त्म हो गया है या उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया है, ये गलत होगा। कहा जाता है ना कि मरा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, और ये हाथी तो अभी ज़िंदा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2017 के चुनाव में बीएसपी की सीटें भले ही 19 रह गई थी, मगर उसका वोट प्रतिशत 22.23 था। मतलब ये वोट प्रतिशत उसका घटा नहीं है, लगभग उतना बना रहा, उसमें कोई गिरावट नहीं आई। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की इस तरह की आंधी आई थी, इसके बावजूद उसके पास 19.26% वोट उसे मिले थे। तो ये एक संकेत है। हालांकि 19.26% वोट की वजह उसका सपा से गठबंधन भी रहा होगा, और इसी वजह से उसकी सीटें भी 0 से 10 पर पहुंच गई थी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस गठबंधन से उन्हीं को हुआ था। लेकिन ये आगे भी होता रहेगा ऐसा मानना गलत है, क्योंकि हर बार समीकरण बदल रहे हैं। बीजेपी जिस ढंग से काम कर रही है उसकी वजह से भी दूसरी पार्टियां जो सक्रिय हो रही हैं वो भीम आर्मी की वजह से। इसलिए, लेकिन ये अभी उसके लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं, वो अभी आगे अपना रास्ता बना सकती है। इसलिए अभी ये भविष्यवाणी कहना कि मायावती अब यूपीए की राजनीति की हाशिए में पहुंच गई हैं, ये गलत होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी को अभी भी नहीं संभाला तो आने वाले 1 या 2 चुनाव में उनकी पार्टी सचमुच में हाशिए पर होगी, और हो सकता है कि वो कई टुकड़ों में टूट भी जाए, बिखर भी जाए, क्योंकि अब मायावती न उस तरह की कद्दावर नेता के रूप में रह गई हैं, और उनके जो भाई भतीजे
आ गए हैं उसका भी एक रिपरकशन पार्टी में होना शुरू होगा। और अगर पार्टी बार बार परफॉर्म नहीं करती है तो कार्यकर्ताओं और वोटर्स का भी मोह भंग होता है, तो एक विखंडन शुरू हो जाता है और उस मोड़ पर अब बीएसपी और मायावती पहुंचते दिख रहे हैं। तो मित्रों, ये थी मायावती के जो तेवर हैं, उनकी असलियत, मायावती की राजनीति किस तरह से फंस गई है, उसके बारे में एक छोटी मोटी टिप्पणी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।